हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस के माइनर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग किसान आंदोलन का, कि किसान लोग जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। किसान जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लोग समाज के लिए, क्योंकि किसान ने जो उपजाता है उसी से देश खाता है। ठीक है, और देश को और किसान को उपज की सख्त ज़रूरत है। और इस मामले में क्या ऐसा कमी रह गई थी कि किसानों को भी आंदोलन करना पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं कि किसान लोग भी आंदोलन कर रहे थे, यानी कि सरकार से कुछ उसकी मांगे रही होगी। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि किसान आंदोलन होता क्या है और किसान आंदोलन किन किन मांगों को लेकर अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि किसान आंदोलन क्या है। देखिए, भारत में किसानों को लेकर आंदोलन का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। ठीक है, यानी कि किसान जो अपनी मांगों को लेकर अभी से नहीं, बहुत पहले से ही आंदोलन करते रहे हैं। ठीक है, किसान कृषि नीति को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। मौजूदा दौर में भारत में कृषक आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि पंजाब हरियाणा के आसपास के किसान लोगों ने आंदोलन किए हुए थे, और वो आंदोलन इतना दिन तक रहा था, लगभग 2 महीना तक आंदोलन रहा था। लेकिन सरकार और उसका मांग था, सरकार से कुछ मांग था। ठीक है, वो हम लोग आगे चलिए समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण रहा था कृषक की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही थी और वे कर्ज के मकड़ के जाल में फंस रहा थे। ठीक है, यानी जो किसान का आर्थिक हालत सुधार नहीं रहा था, किसानों को जितना उसके उपज का जितना रकम मिलना चाहिए वो रकम नहीं मिल रहा था। यानी कि सरकार ने ऐसे कृषि नीति बना के रखा था, ये कृषि नीति, जिस वजह से सरकार किसानों को कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था और कर्ज के जंजाल में किसान डूबे जा रहे थे। तो सरकार कुछ लोग मांग कर रहे थे कि हमें हमारे लिए कृषि नीति लाया जाए जो हमारे फेवर में हो। ठीक है, तो इसीलिए कृषक लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। आगे देखते हैं। देखो, मकड़ के जाल में फंस रहा है क्योंकि मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। यही बात है, जब कृषि जो किसान लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसका लागत, उसको पूंजी ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उसका जो फ़ायदा होता है यानी कि आमदनी होता है, उस आमदनी कम होता है। और अगर पैसा ज़्यादा लग जाएगा और आमदनी कम होगा तो किसान लोग, तो ऑब्वियस बात है किसान लोग खेती बाड़ी करना कहीं ना छोड़ ना दे। अगर किसानों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा क्या हाल होने वाला है हमारा। ठीक है, मजबूरन नौकरी वाले को भी खेती बाड़ी करने पड़ेंगे। चलिए, जिस कारण से किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है, यानी कि अगर आमदनी नहीं हो रहा तो किसान कर्ज के जंजाल में डूब रहे हैं, तो किसान आत्महत्या तक करने लगे हैं। दूसरी तरफ लोग कृषि नीति बदलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि सरकार ने जो कृषि को लेकर नीति बनाया हुआ है उसे बदलवाने के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं किसानों ने। ठीक है, वर्ष देखिए, यह वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ों के आंदोलन देश में हुए, सरकार को कृषि के संबंध में बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, 2017 में देश से बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कृषकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया और सरकार के समक्ष बड़े मांगे रखी, और जिस वजह से सरकार भी उस पर बात किया। ठीक है, जिसमें से कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण, महाराष्ट्र का जून 17 में गांव बंद हो चाहे नासिक से मुंबई तक का मार्च हो। देखिए, गांव बंद, देखो 17 जो जून था तब मुंबई में हुआ था आंदोलन महाराष्ट्र में। उसके अलावा नासिक में भी एक आंदोलन हुआ था। फिर राजस्थान में हुआ, पानी और बिजली के लेकर आंदोलन हुआ। उसके बाद हरियाणा में भी 2015 में आंदोलन हुआ, जो जिसमें फसलें खराब हो गई थी, और ना फसल खराब हो जाने की वजह से मुआवजे की मांग कर रहे थे, इसलिए भी उन लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, एक आगे यहाँ क्या है कि, और इसके अलावा तमिलनाडु के किसानों को महीनों तक संसद मार्ग पर धरना आदि मुख्य तक रहे। ठीक है, क्योंकि तो तमिलनाडु के किसान लोग तो संसद के बाहर धरना दे रहे थे। तो ये बात समझने योग्य है कि किसानों को अगर मांगों को पूरा न किया जाए और उन लोगों का हित का ख्याल न रखा जाए तो लोग, पूरे देश के लोग भूखे मर जाएंगे। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि किसानों को किसी तरह का तकलीफ ना हो, और बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अगर किसी के किसानों का अगर कर्ज के जंजाल में डूब जाता है या फिर कोई फसल खराब हो जाता है तो उसके सरकार को ज़रूरी है कि सरकार उसकी आर्थिक सहायता करे। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ जो किसान आंदोलन, फेमस किसान आंदोलन हुए हैं, एक एक करके कुछ आंदोलन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक आंदोलन का नाम जो है आ रहा है सबसे पहले, तो नील विद्रोह, जो कि 1859 से 62 तक के बीच हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था। इसमें क्या समझ रहे हैं कि आंदोलन क्यों हुआ था? अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। जो यूरोप की कंपनी जो भारत आया हुआ था, तो यूरोप की कंपनी क्या किया कि भारत के किसानों से कहा कि भाई साहब आप लोग क्या करना है, आप आज से आप लोग नील की खेती करेंगे। और वो नील की खेती किसानों को करने के लिए क्या था, और सारे नील जो है अंग्रेज ले लेते थे। तो भारत के किसान का हालत बहुत ख़राब हो गया था, तो मजबूरी हो गया कि उसको आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए कि नील की खेती में किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि नील का खेती जब अंग्रेज कह रहे हैं कि नील का खेती करो, तो भारत के किसान तो नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? तो कारण समझ लेते हैं कि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई, यानी कि जितना पैसा मिलना चाहिए किसानों को अगर नील की खेती करने के लिए, तो उतना पैसा नहीं दिया जाता, बहुत कम पैसा दिया जाता था। उसके अलावा नील जो है लाभदायक भी नहीं था, हमारे लिए कोई काम का नहीं था। पहली बात आप लोग के लिए मैं बता दूं कि नील क्या होता है, एक तरीका का एक पौधा होता है जिससे नीला रंग बनता है। ठीक है, नीला रंग बनता है जिससे कपड़ों के रंगाई में प्रयोग करते थे अंग्रेज लोग, और कपड़े अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े रंगीन कर लेते थे, विश्व का बाजार में बेचकर अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। भारत के किसानों को क्या मिलता था? कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए कि क्या वजह था कि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो और कारण रहा था कि नील की खेती से भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी। अगर नील की खेती बार बार, एक बार दो बार तीन बार लगातार एक ही खेती करेंगे तो किसान खेत का क्या होता है, उपजाऊ कम हो जाता था। उसके अलावा व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और जब ये सब वजह रही तब किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, तो ये रहा नील विद्रोह। उसके अलावा और किसानों ने और एक आंदोलन किया था, वो क्या था? पाबना आंदोलन, जो कि 1870 से 80 के बीच हुआ था। तो ये समझ लेते हैं कि पाबना आंदोलन क्यों किया गया था, किसानों ने क्यों किया था। तो पूर्वी बंगाल का बात कर रहा है कि पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगानों भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। ये जो जमींदार रहते थे, किसानों से, गरीब किसानों को अब कर लेते थे भूमि का कर, और क्या करते थे, फिर बढ़ा भी दिया कर और बढ़ा दिया। अब कर बढ़ा दिया तो किसानों का हालत में सुधार तो नहीं ना हुआ है, किसान गरीब का गरीब ही है। अब कर बढ़ा दिया तो किसान की हालत तो और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। वर्ष 1859 के अधिनियम 10 के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी रोका गया है ना। यानी कि 1859 में क्या लाया गया कि किसानों को रोक दिया गया कि जो आप जिस जगह में खेती बाड़ी करते हैं वो आपका नहीं है, अब हमारा है। यानी कि किसानों को उसके ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। तो ऑब्वियस बात है कि किसान तो गुस्सा होना ही होना, आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। तो क्या हुआ कि मई 1873 में पटना, जो कि पूर्वी बंगाल के पाबना जिले के यूसुफ, क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, बात कर रहा है कि 1873 में पटना के पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया गया। ठीक है, कृषि लीग का गठन किया गया कि ठीक है, कृषि लीग में क्या बताया गया कि इसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिससे कि संघर्ष पूरे पटना और पूरे बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। ठीक है, यानी कि ये आंदोलन जो है पूरा आंदोलन कर दिया था किसानों ने। ठीक है, और यह तरीका से कानूनी आंदोलन था। देखिए, यह आंदोलन मुख्यतः कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई थी। यानी जब हड़ताल करने लगे किसान, अब मजबूरी में कहीं की जगह हिंसा भी करना पड़ा था, ताकि अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाया जा सके। फिर उसके बाद और एक किसान आंदोलन जो रहा, कि जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, चंपारण विद्रोह की, जो कि 1917 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है कि चंपारण विद्रोह। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। चलिए समझ लेते क्या होता है कि बिहार के जो चंपारण जिले में थे, को वहाँ पर क्या करते थे, यूरोपीय
कंपनी वाले लोग रहते थे, वो क्या करते थे, किसानों को कहते थे कि आप अपना ज़मीन में 3/20वें हिस्से में नील का खेती करो। ठीक है, 3/20वें हिस्से में यूँ समझ लीजिए कि अगर अगर एक खेत को अगर 20 भाग किया जाए, 20 भाग करेंगे तो 20 भाग में वो 3 भाग में नील का खेती करने के लिए कहते थे किसानों को। और हम ज़बरदस्ती, कि कोई भी किसान मना भी नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती का नील का खेती करने के लिए कहते थे। ठीक है, और अगर जो नील खेती नहीं करता था तो उन्हें किसानों को काफ़ी परेशान किया जाता था, उसे उत्पीड़ित किया जाता, मारा पीटा जाता था। तो क्या हुआ, तो इन चंपारण विद्रोह में किसानों को उबारने के लिए ही महात्मा गांधी वहाँ पर 1917 में चंपारण पहुँचे थे और वहाँ पर विस्तृत जांच किया कि किसान आखिर हालत क्या वजह रहे कि किसान लोग परेशान हैं। तो पूरा जांच किया। उसके बाद चंपारण कृषि अधिनियम बनाया गया, जो 1918 में अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद यह अधिनियम लाया गया, उससे क्या किया गया, किसानों को जो ज़बरदस्ती जो नील का खेती करने के लिए कहा जाता था, उससे मुक्त किया गया, यानी कि उसके किसानों को आज़ाद किया गया उस चीज़ से। ठीक है, और एक विद्रोह जो है वो है किसान विद्रोह, जो है उसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। यह भी किसानों का ही आंदोलन था। चलिए समझ लेते हैं क्या है कि इस विद्रोह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, सरकार के खिलाफ। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया था। ठीक है, जब अब क्या हुआ था, 1918 का बात हो रहा है कि सरकार क्या करता है कि किसानों से भू राजस्व लेते थे, ज़मीनों से कर लेते थे, लेकिन कर कैसे देंगे, किसान का फसल ही नष्ट हो गया था, सारे फसल नष्ट हो गए थे। तो किसान का ये हालत नहीं रहा था कि वो भू राजस्व दे सके। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अंग्रेज जो सरकार थे वो काफ़ी परेशान करते थे कि नहीं, भू राजस्व देना होगा, चाहे आपका फसल नष्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको देना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जब ये अंग्रेज़ लोग या फिर सरकार लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे किसानों को, तो किसानों ने खेड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। आज इसमें कौन थे, इसमें देखो, गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया, यानी कि ये गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने किसानों का साथ दिया और आंदोलन किया। ठीक है, और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे भू राजस्व का भुगतान ही रोक दें। यानी कि जो सरकार थे भू राजस्व की मांग कर रहे थे ना, तो आप किसान मांग कर रहे थे कि अब हम का भू राजस्व नहीं देंगे, बल्कि आप हमें मुआवजा दीजिए। ये आंदोलन इतना करने लगे कि जब तक सरकार मुआवजा नहीं देगा तब तक हमें भू राजस्व ही नहीं देना है। ठीक है, यह सत्याग्रह 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया, यानी कि आखिरकार सरकार झुक जाती है। उसके बाद रहा आंदोलन बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन आयोजित किया था। अब इससे पहले वाले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी वही बात था और इसमें भी यही बात है। इसमें क्या चीज़ है कि किसानों से क्या किया गया, भू राजस्व की दर 30% बढ़ा दिया गया। देखिए, राजस्व पहले जितना दिया था उससे 30% बढ़ा दिया गया। जब बढ़ा दिया जाए तो किसानों का तो हालत होगी खराब। तो किसानों ने क्या, किसानों के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन कर दिया और आंदोलन करके ताकि उसके मांगों को माना जा सके। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं आप लोग को पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करवा रहा हूँ, और जो भी बाकी बचे हुए जो सिलेबस का पोर्शन है वो भी आने वाला है। तब तक मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।